Assalamualaikum everybody, welcome back to our channel। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एनी ट्यूटोरियल। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th का साइंस पेपर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे 8th के साइंस के पर्टिकुलर, आज यहाँ पे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड हमारा ये सॉल्व की सेट फर्स्ट रहने वाली है। देखो हमने जो पेपर लाए वो है टर्म सेकंड 2018 का, ठीक है। ये आपको ऑफकोर्स आपको बोर्ड आ चुके हैं अब, तो ये 2018 का है। उसके बाद हम 2019 का लाएंगे और उसके बाद 2020 का लाएंगे। एंड ऑफकोर्स जितने हमें पेपर मिले हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये वीडियो आपके लिए देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होता है, एक तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो करना है, बट हम आपके लिए डीप जो आपके कंसेप्ट होते हैं, मतलब आप किस तरह पेपर को टैकल करोगे, किस तरह से वहाँ पे अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो उनको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आज की वीडियो हम सीखेंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके पीछे जो भी बैकग्राउंड होगा डेफिनेटली डिटेल में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सेट है, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। हमारी क्लास 8th है, याद रखना, टर्म सेकंड 2018 है ये। एंड ये हमारा साइंस का पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एंड याद रखना हमारे जो टाइम होगा आपके लिए वो होगा 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे में आपको मार्क्स करने होंगे 40। तो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, आप आराम से करके आ पाओगे। एंड यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे उसका आप अच्छी तरह से देखना है, आपका जो पूरा चैप्टर है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम पूरा चैप्टर एक किस्म का रिवाइज करवा देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, डिटेल में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हमें और ज़्यादा अच्छे से मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मिरर भी हमारे साथ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 2 मिरर्स, यहाँ पे देखेंगे 2 मिरर्स और उनका नाम है MM1 MM डैश, और ये क्या है MM डैश। यहाँ पे देखोगे हमारे पास ये है M एंड यहाँ पे आपको मिलेगा M डैश। ये जो वाला मिरर है इसकी बात हो रही है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। कहता है एक मिरर ये है एंड एक मिरर ये है, इसको कहते हैं MM डैश, और ये जो दूसरा नीचे वाले इसको कहते हैं NM डैश, ठीक है। एंड यहाँ पे M डैश यहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो कोइंसाइड हो रहे हैं ये राइट एंगल पे हो रहे हैं, मतलब एक जो ऊपर से मिरर आ रहा है, ये जो नीचे से मिरर आ रहा है, यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं वो 90 डिग्री का बना रहे हैं। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ोगे तो जो भी इसके बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अगर इसको मतलब इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो जो भी इसके बेस्ड क्वेश्चन होंगे आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुंचे कि ये क्या बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब इसके कहते हैं हमारे पास ये जो NM डैश मिरर है, सॉरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NM डैश मिरर, मतलब ये जो नीचे वाला मिरर, इस पे हम एक लाइन इंसिडेंट करवाते हैं। एक वेव्स यहाँ पे हमने क्या कर दी, इंसिडेंट बना दी, और वो नॉर्मल के साथ बनाती है 40 डिग्री चैनल, सॉरी 40 डिग्री एंगल बनाती है। कितना बनाती है यहाँ पे, 40 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या बताना, यहाँ पे शो कहता है कि अब मुझे बताओ क्या क्या हमें दिखाना है, जरा देख लेते हैं। कहता है सबसे पहले कहता है ड्रा द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम NM डैश। तो इससे हमें क्या करना है, एक तो रिफ्लेक्टेड रेज ड्रा करनी है। चलो पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, देख लेते हैं मैं किस तरह से करूंगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा जब रिफ्लेक्शन आप पढ़ते हैं, ये लाइट का क्वेश्चन है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हमारे पास अगर एक सरफेस है, मैं ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट एक लाइन इंसिडेंट करवाते हैं, मतलब जब कोई भी रेज, लाइट की रेज किसी भी चीज़ के ऊपर फॉल करती है, किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, उसका हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज बोलेंगे, ठीक है। एंड जब ये इंसिडेंट रेज यहाँ पे फॉल करेगी और ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल बराबर बनाएंगे। तो हमारे पास ये जो होगा ना, ये जो सपोज A एंड O है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इंसिडेंट रेज बन जाएगी, और यहाँ से वापस जाएगी विद सेम एंगल, ये हमारे पास बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रेज याद रखना। और ये नॉर्मल के साथ ऑफकोर्स बनाएगी 40 डिग्री एंगल। हो गया, पार्ट फर्स्ट हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया। देख लेते हैं क्या बोलता है। और इसमें कहता है ड्रा रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन, ये हो गया। व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे, कहता है जो ये रिफ्लेक्टेड रेज होगी इसका कौन सा एंगल होगा, तो हमने अभी सॉल्व किया क्योंकि ये 40 डिग्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि लॉस कहता है लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये आपको बेसिक है, आपको अच्छी तरह से ये समझ आना चाहिए, ठीक है। अब पार्ट सी की बात करते हैं, तो सी में यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, देख लेते हैं एक नज़र। कहता है ड्रा द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम MN डैश। अब हमारे पास ये जो दूसरा मिरर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रेज बनाना है। यहाँ पे देख लो, मैं इसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जब ये रेज हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे इंसिडेंट होगी और ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड बन जाएगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ये जो एंगल आपको बनेगा ये भी 40 का बनेगा, ये भी 40 का बनेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो बड़े वाले ये जो मिरर है ना, ये जो सरफेसेज आपस में 90 डिग्री की बनाते हैं, ठीक है ना। तो इससे जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो बनेगी यहाँ पे इंसिडेंट रेज, और जो इससे वापस निकली उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो वाला मिरर है इसका नाम अगर मैं फर्स्ट दे देता हूँ और इसका नाम मैं सेकंड दे देता हूँ, यहाँ से जो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, जब ये इस वाले मिरर सेकंड पे पड़ेगी तो वो एज एन इंसिडेंट रेज पड़ेगी, और यहाँ से ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट होकर बाकी जाएगी। ये वाला एंगल कितना था, 40 डिग्री था, तो यहाँ पे भी एंगल ऑलरेडी 40 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल ये दो एंगल ये जो मिरर है आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। हो गया इतना क्लियर।
जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ये सेम टू सेम यही आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही साथ आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। अब आपको ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपके लिए यहाँ पे चॉइस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है देख लेते हैं। ये आर में कहते हैं हमारे पास ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। आपको क्या करना है, ह्यूमन आई के एक डायग्राम बनाना है। यहाँ पे ह्यूमन आई के एक डायग्राम बनाना है और उसमें आपको क्या शो करना है, कॉर्निया, और उसके बाद इरस, उसके बाद पपिल शो करना है, सैलरी मसल शो करना है, आई, आईलेंस, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स एंड ब्लाइंड स्पॉट, ये जो भी आपको सब शो करना है। मिसाल के तौर पर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इरस एंड पपिल, इन दोनों के फंक्शंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल सी आई बना देते हैं। आई होप कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारा कुछ मसला ना बने। हमारे पास एक आई होती है, हमें पता जो हमारी ह्यूमन की आई होती है वो क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस की तरह होती है। किस तरह होती है भाई, कन्वेक्स लेंस की तरह होती है। ठीक है ना, तो जब आप ह्यूमन आई बनाओगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि वो थोड़ा ऑलमोस्ट इसी तरह की होती है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये तो जर्नी आपको कार्निया मिलेगा। यहाँ पे होते हैं सैलरी मसल, जी उसको मैं मार्क करूँगा, यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं बना पाऊंगा। यहाँ से जब लाइट आती अंदर जाती है उसे कहते हैं इरस कहते हैं। ठीक है ना, एंड यहाँ से जब जाती है तो यहाँ पे पीछे ही होता है रेटिना। ठीक है ना, यहाँ पे जाके आपको इमेज बनती है, रेटिना पे जाके इमेज बनती है, और रेटिना से जाती है हमारे माइंड में एक होता है मोटर नर्व कहते हैं। तो यहाँ से जाती है इमेज बन के कहाँ पे जाती है, मोटर नर्व में जाती है, और वहाँ पे हमें पता चल रहा है ये किसी इमेज है। जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको तब डेफिनेटली पता चलेगा। ह्यूमन आई बनाना है, आपकी बुक पे अच्छी तरह से दी हुई है, आप इसको अच्छी तरह से करके जाना है। वहाँ पे आपको फंक्शन भी ऑलरेडी साथ में पढ़ के जाने हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम इरिस की बात करें या इरिस हमारे पास या पपिल की बात करें, ये छोटा सा होता है ना, और जो पैसेज लाइट को अंदर करता है। ठीक है, ये भी याद रखते हैं ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। पोल्यूटेड वाटर बॉडी विद डिक्रीजेज साइज, मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा इसको। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, डोंट वरी फॉर दैट। ये वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड है, देख लेते हैं। नहीं कुछ और देख लेते हैं मैं क्या करता है। पोल्यूटेड वाटर बॉडी विद डिक्रीजेज साइज, फ्यूल स्मेल एंड ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ इन्फेक्शंस, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स पोल्यूशन, आल्सो सजेस्ट मेजर्स टू प्रिवेंट द इट्स डिग्रेडेशन। ठीक है ना, हमें होता है जो वाटर पोल्यूटेड है या पोल्यूशन है वाटर की, उसके ऊपर एक यहाँ पे क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखना है। पहले आपको पता होना चाहिए पोल्यूशन होती क्या, उसके साथ आप चिपकाएंगे वाटर पोल्यूशन के ऊपर एक डेफिनेशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, मतलब एडिशन ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर व्हिच कैन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल एज वेल एज द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर व्हिच इज हार्मफुल फॉर मैन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अदर क्रिएचर्स के लिए जब वो हार्मफुल होगा उसको क्या बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। अब इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, डेफिनेटली आपने अच्छी तरह से ये पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं आप वहाँ पे राइट डाउन करके आएंगे। ये वाटर के रिलेटेड थे ये क्वेश्चन, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, ऊपर वाला अगर आपको अच्छी तरह से इसका आंसर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए आर की ऑप्शन है, मतलब चॉइसेस आपके लिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल effect of electric current is electroplating. What do you mean by the electroplating? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, और आपको ये बताना है व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन बैथ टाइमिंग। तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अब हम डिस्कस करते हैं ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ये कुछ कुछ गैल्वेनाइजेशन की तरह होती है। आपने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा होगा। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम आयरन को क्रूड होने से बचाते हैं। सपोज अगर हमारे पास ये आयरन रॉड है एंड इसके ऊपर हम किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जब किसी भी मेटल के ऊपर आयरन के ऊपर जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। बट इसी से मिलता जुलता हमारा कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है, सिंपल से समझते हैं अच्छी तरह से, मेरी तरफ मुझे फॉलो करते जाओ। मेरे पास एक मेटल है भाई, ठीक है ना। अब मुझे इसको डिफरेंट यूजेस करना है इसके, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे इसको बचाना है क्रूजन से बचाना, तो मैं क्या करूँगा, इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करूँगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है एक मेटल के ऊपर एक और मेटल की कोटिंग कर देना। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मेटल है, सपोज ए है, एंड मैं इसके ऊपर एक और क्या कर दूंगा, एक और मेटल की कोटिंग कर दूंगा। तो एक मेटल मेरे पास बी आ जाएगा, इसकी मैं सरफेस को प्रोटेक्ट कर दूंगा, मतलब इसके ऊपर एक और मेटल की कोट लगा दूंगा, मतलब ऊपर एक सेकंड डाल दूंगा एक और मेटल की, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। आए समझ? तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस इन विच ए मेटल कोटिंग इज डिपॉजिटेड ऑन ए सरफेस बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो हम काम करेंगे, ये जो ऊपर सरफेस एक और चिपकाने वाले हैं, जो अपना अंदर का मेटल है, इसके ऊपर जब एक और हम सरफेस लगाएंगे, रेड वाली सरफेस जब लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव मी सम टाइम्स। अगर मैं यूजेस की बात करूँ, इंपॉर्टेंट यूजेस क्या क्या आ सकते हैं यूजेस, ठीक है। पहले आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगर हम देखें तो डेकोरेटिव पर्पसेस, हमारे पास कुछ मेटल होते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं होते हैं, हम उनके ऊपर एक और कोटिंग कर देते हैं ताकि वो अच्छे लगें। तो पहले आप क्या लिखोगे, डेकोरेटिव पर्पसेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेकोरेटिव पर्पसेस, DP में लिख दूँगा, ठीक है। अच्छी तरह से नहीं लिखा जाता तो बेयर विद दैट।
दूसरा अगर मैं लिखूं तो हमारे पास, हमें पता है कि बहुत सारी हमारे पास चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें क्रूजन हो जाता है, मतलब उनको जंग लग जाता है, तो उस जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो दूसरा क्या लिखेंगे आप, क्रूजन, हो गया क्रूजन। तीसरा आप क्या करोगे, देखिए वेयर रेजिस्टर्स, एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास, वेयर रेजिस्टर्स में हम किसके इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर आगे लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी का मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटलाइजेशन में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड बाकी और भी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोसेस आती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक यह है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट आया समझ, कि मेटल के ऊपर एक और मेटल की पॉलिश कर देना या उसके ऊपर एक और डिपॉजिट कर देना विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। आए समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें, क्वेश्चन नंबर 3 अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ऑलराइट, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे अच्छी तरह से हमारे पास आ चुका है। अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या कहता है, यू हैव सीन फ्रॉग आर acquainted with its life cycle. It lays eggs with which develop into a tadpoles. They look different from the adult and undergo to drastic changes during transformation from the larva stage to adult. What in this phenomena of drastic changes known as and graphic स्केच ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अच्छा, आपको फ्रॉग के बारे में बताना है यहाँ पे, और इसकी ग्राफिक क्या बताना है, मतलब ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, जो ये हमारे पास फ्रॉग्स होती है ना, जो आपने देखा होगा खेतों में होती है मोस्टली, एंड उनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक कंसेप्ट याद रख लेना, मुझे लगे हाथों आगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जायगोट, जिसको हम बोलेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो हम जायगोट बाद में बनेंगे, बट ये आउट ऑफ द मदर वॉर्म, मतलब जो मदर का यूट्रस होता है उसके बाहर बनते हैं। हमारे पास एक फ्रॉग है, ये फ्रॉग है, सपोज ये मेल है, ये फीमेल है, ये आएगा इसके पास, एंड जब इसको जोर से चिपकेगा, इसको प्रेस करेगा, तो इसके जो गैमेट्स हो गए वो रिलीज होगा, यहाँ पे मेल का गैमेट्स रिलीज हो गए, ओपन एनवायरनमेंट में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होकर यहाँ पे जो आपको टेडपोल पैदा होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो फ्रॉग होती है उसकी लाइफ साइकिल के ऊपर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, और जो स्टेज होता है जिसमें एक लार्वा या टेडपोल बन जाता है, अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एंड अगर आपको ये नहीं आता तो इसके आर में एक बेहतरीन ही क्वेश्चन है, आर में क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा चुका है कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है लाइफ को आगे लेने का। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे दो तरह की होती है रिप्रोडक्शन, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्क क्या दोनों में, याद रखना। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक होता है मेल एंड एक होता है फीमेल होता है सॉरी गाइज, एक होता है मेल होता है और एक होता है फीमेल होता है। जब इनके जो गैमीट्स होते हैं जब वो फ्यूज़ करते हैं तो जो बेबी पैदा होता है वो नियर अबाउट 50% उनकी तरह होता है, क्योंकि वो 100% आइडेंटिकल तो नहीं होगा। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर हम देखें तो एक होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होती है, एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे कहता है कि आपको दो एग्जाम्पल बताना है। पहले मैंने जनरल बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन, मतलब इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप ही पैदा करता है, उसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसको हम कहते हैं फ्यूजन। हमारे पास मल्टीपल हैं, एक होता है फिशन, फिशन FISSION फिशन। अब फिशन में भी बहुत से टाइप्स होते हैं, जब आप हायर क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि होता है इसमें बाइनरी फिशन होता है, मल्टीपल फिशन होता है, एंड इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल फिशन होता है एंड ट्रांसवर्सल फिशन होता है, इसको रहने दो फिजन। तो ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा हमारे पास होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है बच्चे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। एक हमारे पास और होता है जिसको हम कहते हैं बडिंग। ये किसकी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ। एक होता है बडिंग एंड और हमारे पास क्या हो गया स्पायर वगैरह जो बनाता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, वो भी हमारे पास होता है। ये सपोर्ट फॉर्मेशन हमारे पास, ये भी मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वैसे यहाँ पे दो मेंशन है बट मैंने आपको मल्टीपल बता दिए। आई होप यू नेवर माइंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा ये डिस्कस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग सीरीज थ्रेट। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे लिए सीरीज थ्रेट है, तो आप इसको लिख पाओगे डेफिनेटली। आप सभी को आता होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देखो हमारा ये अर्थ है, हमारा क्या है, ये गोला है, ले लेते हैं ये पृथ्वी है, इसके एक नॉर्मल इसके इर्द गिर्द क्या है भाई, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। आपको बीच में गैसेस नजर आएंगे। अच्छा, सर्वाइवल के लिए हमारे पास एक नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाए, मतलब एबनॉर्मली इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारा जो ग्लोब है वो वार्म हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजन है। देखो पहली बार नहीं होगा कि ग्लोब हमारा वार्म हो रहा है। हिस्टोरिकल अगर आप अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री
देखोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली जो अर्थ के ये जो हैं तो वार्म एंड कूल सीजन आए जिसको हम बोलते हैं आइस एज बोलते हैं, और हमारा ग्लोबल वार्मिंग हुई है। बट इस बार का क्या मसला है भाई कि इस बार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो तुम लिखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो मेन फैक्टर इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास CO2 है ना एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। दूसरा पॉइंट अगर आप मेंशन करने की कोशिश करो तो वहाँ पे आ जाएगा मैथीन। मैथीन जो गैस होती है ना, ऑफ कोर्स आपको पता होगा CH4 जिसका केमिकल फार्मूला है। मैथीन गैस इज आल्सो ए कंट्रीब्यूटर इन द ग्लोबल वार्मिंग, तो इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं मैं आपको लगे हाथों बता देता हूँ। आपको पता है कि हमारा एक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मेन रीजन है इसका, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। आपने पूरी वर्ल्ड में देखा होगा जो लो लैंड कंट्रीज़ हैं या कोस्टल कंट्रीज़ है वो सबमर्ज हो रही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि 10-20 साल में जो हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं जो लो लैंड हैं या जो लो लाइंग कंट्री हैं कोस्टल कंट्रीज़ है वो रहेंगी, क्योंकि वो डूब जाएंगी पूरी तरह से। और हम देखें जो हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर वो भी मेल्ट हो रहे हैं। आपको पता है हमारे पास इंटॉकट का जो है वो जो साउथर्न जिसको हम कहते हैं आइस कंटिनेंट कहते हैं वो इट इज़ फुल ऑफ स्नो। उसमें स्नो है, आइस शेल्फ्स हैं, आइस कैप्स हैं, आइसबर्ग्स हैं। अगर वो मेल्ट होगा तो वहाँ पे फ्रेश वाटर कहाँ पे जाएगा, ऑफकोर्स ओशंस में जाएगा। ओशन हमारे पास ऑलरेडी साल्टी है तो उस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारे ग्लेशियर पिघल गए, खत्म हो गए तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग के कुछ सीरियस थ्रेट होते हैं, आपको वो मेंशन करना है वहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट आर लुब्रिकेंट्स, वाई सेविंग मशीन ऑफन यूज ऑयल्ड। तो कहते हैं लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, ये ऐसे केमिकल होते हैं जो हमें फ्रिक्शन से बचाते हैं। आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं, साइकिल का चेन जब अब कभी हार्ड हो जाए तो आप क्या लगाते हैं, वहाँ पे लुब्रिकेंट्स लगाते हो। आप वहाँ पे लगाते हैं ऑयल लगाते हैं, कभी ग्रीस लगाते हैं, कभी कुछ और चीज़ लगाते हैं, तो इन चीज़ों को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। डिटेल में आप ऑफकोर्स आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, बट एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दिया लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। एक ऐसे केमिकल होते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास जो चीज़ों की फ्रिक्शन को कम कर देती हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन कम कर देती हैं। हो गया इतना क्लियर। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो। अच्छा, यहाँ पे जो आपने डायग्राम देखी होगी ये है अम्यूबा की डायग्राम। किसकी है भाई, ये है अम्यूबा की डायग्राम। एंड यहाँ पे दिखाया गया है फिशन, बाइनरी फिशन की वजह से दिखाया गया। मैंने बोला था ना फिशन क्या होता है, फिशन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इसमें क्या बनती है, एक पेरेंट हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है और क्या बनता है वो डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है विद द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक ही वहाँ न्यूक्लियस से बना होते हैं, तो मतलब जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इनिशियल स्टेज में हमारे पास यहाँ पे है, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा बाइनरी फिशन को। बाइनरी फिशन के दो टाइप, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक होकर दो बनेगा और मल्टीपल फिशन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक होकर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल अम्यूबा की, अम्यूबा ऑलमोस्ट इस तरह का होगा। एंड आप सभी जानते हैं यहाँ पे अंदर न्यूक्लियस है एंड इसको कहते हैं सीडोपोडियाज। क्या कहते हैं, सीडोपोडियाज। पी से सीडो, पी से पोडिया, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेक होना है तो जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो ये कुछ इस तरह का इसका न्यूक्लियस इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का इसका न्यूक्लियस इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। एक ये ऊपर चला गया एंड एक ये नीचे चला गया, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये पहला स्टेज था, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, लाइक अम्यूबा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे आ जाते हैं स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन के आपको लॉज बयान करने हैं तो बताएं क्या क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान है। जब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे ऑफ कोर्स मैंने वहाँ पे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ कहता है, मैं डायग्राम से बता दूंगा या ऐसे ही याद रखना। दूसरा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हाँ, इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, आपको नहीं समझ आएगा मैंने क्या बोल दिया। सपोज मैं यहीं पे ले आता हूँ, सॉरी। हमारे पास एक सरफेस है, ये है इंसिडेंट रेज और ये है रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे, नॉर्मल है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है तो इसका नाम रख देते हैं हम ओ, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो अगर ए ओ की बात करें तो ये इंसिडेंट रेज है और ये ओ पे फॉल हो रही है। अगर हम देखें तो एन की बात करें तो एक नॉर्मल है जो भी ओ पे मीट हो रहा है। अगर हम बी की बात करें, बी जो है ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये भी ओ पे, यहाँ पे ओरिजिन इसका ओ पे है। तो एक ही पॉइंट पे सभी लाइंस मीट कर रही हैं, ठीक है। तो इसका हम बोलेंगे सेकंड लॉ।
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रेस एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे ये पड़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकल शुड बी अवर मंत्रा। आपने पढ़ा होगा ये किसके नारे हैं, आपने पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नारे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी हैव टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर जनरेशन। हमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो इस तरह से यूज़ करना है, मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो दैट वी कैन, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ मतलब बचा के रखें ताकि वो भी रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। ये होता है हमारे पास रीड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल कंसेप्ट। आपको रिड्यूस करना है, अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। रीयूज़ करना, जो आप चीज़ें यूज़ करें अगर वो रीयूज़ हो रही है तो रीयूज़ करो। रिसाइकल का मतलब है कि दोबारा अगर उनको यूज़ करें। मिसाल के तौर पर आपके पास नोटबुक होती हैं या जो भी मैगजीन होती हैं, जब आप उनको फेंक देते हो तो वो कूड़े वाला आता है भैया और वो लेके जाता है और उसको वो रीयूज़ करता है। बाकी चीज़ें भी देखोगे, प्लास्टिक के लिए वो लोग आते हैं और उसको रीयूज़ किया जाता है, तो ये उसी के रिलेटेड है। वाई डज ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। तो कहता है हमारे पास एक बॉल है, यहाँ पे मैं बताऊंगा, हमारे पास एक सरफेस है ये, एंड यहाँ पे एक बॉल रोल कर रहा है, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि हमें पता है अपोजिट से एक फोर्स लगती है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस वजह से ये रुक जाता है। आ गई। अब आते हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अच्छा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये सबसे आसान है, तो मुझे लगता है आपको आना चाहिए। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय द बर्निंग कोयल काज, ये एयर पोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये एयर पोल्यूशन करते हैं। इतना हो गया क्लियर। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह बताओ ये मई जून में की जाती हैं। ये मई जून में की जाती हैं या जून जुलाई में की जाती हैं, आप इन्हीं के करीब ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम? आयनिक कंपाउंड्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या आ जाएगा? सनफ्लावर, सी पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस एंड टी। तो स्वीट पोटैटो इसका राइट आंसर ले सकते हैं, बट टी में भी होता है, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्जड इजली बाय द फ्रिक्शन। तो कैन नॉट बी चार्ज इजली बाय द फ्रिक्शन, तो कौन सा हम फ्रिक्शन की वजह से चार्ज नहीं कर सकते? तो याद रखना है कॉपर रॉड को हम नहीं कर सकते, नहीं सॉरी कॉपर रॉड तो हो जाएगा, प्लास्टिक स्केल को नहीं कर सकते, प्लास्टिक स्केल नहीं हो सकता। इन्फ्लेटेड बैलून्स या बाकी सभी हैं, तो आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप उसको टिक कर सकते हैं, डोंट वरी। हम यहाँ पे आगे जो यहाँ पे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं सोच रहा था उसको डिस्कस कर दूँ आपको। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है, मैं देख लेता हूँ। कहते हैं विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ऑफकोर्स ये है एक ग्रीन हाउस गैस, इसको हम बोलेंगे यस ये तो है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 एंड SO3, इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं ग्रीन हाउस गैस। मैथीन, डेफिनेटली मैथीन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, ठीक है ना, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। नाइट्रोजन आप एज कम्पेयर टू अदर 3 हम बोल सकते हैं ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट याद रखना नाइट्रोजन इटसेल्फ ये ग्रीन हाउस गैस है भाई। बट इस ऑप्शन को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन को नहीं मानेंगे, नाइट्रोजन को हम ग्रीन हाउस गैस नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो भी हैं वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं, या नाइट्रोजन है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं आएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? हमारा ये लास्ट का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं। कहता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्ज होती हैं क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या नहीं करती? तो ये फॉल्स हो जाएगा। याद रखना जो लाइक चार्जेस होती हैं वो रिपेल करती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्या और दूसरी चार्ज भी है प्लस क्या, तो ये आपस को क्या करेगी? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अगर मेरे पास चार्जेस की मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसको मैं प्लस ही रखता हूँ, और मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ, एक प्लस चार्ज कर देता हूँ और एक माइनस चार्ज कर देता हूँ, जो अनलाइक चार्जेस होती हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट करती है। तो हमारा जो पहला हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पहला यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, वाटर विच इज़ प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर, तो ये ट्रू आंसर है बिल्कुल। तीसरे की बात करते हैं, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड काजेज केमिकल रिएक्शन, तो ये भी ट्रू है। जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी केमिकल लिक्विड से पास हो जाता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, तो डेफिनेटली इसको हम बोलेंगे ट्रू बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मुझे नहीं लगता ये हमारा एंड था, एंड हियर इज द एंड ऑफ दिस पेपर। ये हमारा सेट फर्स्ट था, इसके बाद हम सेट सेकंड लाएंगे और वहाँ पे भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी। कंक्लूड करने से पहले बोलेंगे ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू गाइस।